गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? वेलकम टू द करेंट अफेयर्स क्लास सर। हाँ जी। तो मई 2024 का करंट अफेयर्स आज हमें स्टार्ट करना है। सो साइलेंट, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट करना। ऑल राइट। तो आज मई का पहला क्लास होगा और जब भी करंट अफेयर्स अपन स्टार्ट करते हैं हर महीने के शुरुआत में बेसिक्स बातें कर लेते हैं जो बीच बीच में जो स्टूडेंट्स आते रहते हैं वो उनकी गाइडेंस के लिए होती हैं। तो आप लोगों में से आज पहले बताइए फर्स्ट क्लास वाले कौन कौन है? फर्स्ट क्लास आज किस किस का है, फर्स्ट या सेकंड? स्टार्ट करते हैं सर। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक जानकारी दे दूं कि करंट अफेयर्स हमें जो बेसिक डाउट्स आते हैं कि सर कितना करंट अफेयर्स पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहला जो आपका डाउट आता है कि सर करंट अफेयर्स की क्या लिमिट है, उसे कहां तक पढ़ें, है ना? करंट अफेयर्स कितना पढ़ें सर? क्योंकि इसकी तो सर कोई लिमिट नहीं है। आपके एग्जाम में 2-2 साल पुराने भी क्वेश्चन आए करंट अफेयर्स के नाम पर, लेकिन उसका कोई मतलब बनता नहीं है। 2 साल का करंट अफेयर्स पढ़ के जाना और एक सवाल के लिए इतना एफर्ट देना, वो उतना अप्रोप्रिएट भी नहीं है। और खास तौर से अगर आप हेड कांस्टेबल छोड़ के बाकी अभी जैसे एपीएसएसबी एग्जाम होने जा रहे हैं, तो उसमें से सर जीके का मात्र 25% वेटेज है। उसमें भी करंट अफेयर्स के अलावा और भी टॉपिक आपको करने हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को आपको 6 मंथ्स तक पढ़ना है। 6 महीने, लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर। ठीक है, ये मत समझना 6 मंथ्स पढ़ना है। 6 महीने, लास्ट 6 महीने तक का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए लोबसान जी की फर्स्ट क्लास है और भी कई लोग हैं, कायर हैं। ठीक है, हाँ, तो जो भी फर्स्ट क्लास वाले हैं या जिनको ये बातें नहीं पता है ध्यान से सुनना है। तो 6 महीने का सर करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे। किस डेट से किस डेट तक का? तो इसमें ध्यान रखिए सर, मान लीजिए आपका एग्जाम जुलाई में है। ठीक है, मान लीजिए जैसे अभी हेड कांस्टेबल आ रहा है, जुलाई में आपका एग्जाम है, तो आपको जनवरी से लेकर जून तक का करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है। ठीक है, जनवरी से लेकर जून तक का। इसी तरह से मान लो सितंबर में है, ठीक है, तो आप मार्च से स्टार्ट कर दो। तो 6 महीने का आप आइडिया लेके चलो, करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करना ही करना है। बाकी जनरली ऐसा रहता है एग्जाम से 15 दिन पहले तक का भी क्वेश्चंस पूछा गया है। मतलब जितना रिसेंट होगा उतना ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स। जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो 1-2 महीने पहले के आते हैं। जैसे अभी अगर जुलाई में एग्जाम हो रहा है तो मई के क्वेश्चन उसमें थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये तो हो गया सर करंट अफेयर्स पढ़ना कितना है। अब दूसरा सवाल आता है कि सर करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, करंट अफेयर्स के नोट्स, देखिए आपके पास पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। जो भी आप ये पढ़ रहे हो ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है ना? तो पीडीएफ के लिए बहुत प्रोसीजर है, मतलब वैरायटी ऑफ तरीके मैंने डाल रखे हैं। जैसे ये फेसबुक में है, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां से कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है तो वहां से नहीं कर पा रहे हो आप, तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल में आप चले जाओ। इस वीडियो की जो रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब चैनल में अपलोड होती है। ठीक है, वहां यूट्यूब चैनल में आप चले जाओगे तो वहां पर जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो वहां पर ये पीडीएफ डाउनलोड करने की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, करंट अफेयर्स बेसिकली हमारे 3 तरह के हैं। एक जो अपन ये पढ़ रहे हैं दैट इज योर नेशनल लेवल करंट अफेयर्स। ठीक है, उसके अलावा एक नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स अलग है उसमें, और एक है सर आपका जो अरुणाचल टाइम्स एनालिसिस है। ठीक है, तो उसमें 3 तरह के सर आपके करंट अफेयर्स है जिसको हम प्रिपेयर करते हैं। तो अभी जो आप ये पढ़ रहे हो ये नेशनल लेवल वाले में मिलेगा, क्योंकि आप वो पीडीएफ में जाओगे लिंक में तो उसमें आपको 3 फोल्डर दिखाएगा। तो नेशनल लेवल में चले जाना और उसमें 2024 वाले फोल्डर में चले जाना, मतलब वो 2024 का है। ठीक है, नोम जी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, हो ना हो मैं आपको जून का प्रोवाइड कर दूंगा पहले आप लोगों को। ठीक है, तो उसका टेंशन ना लो। तो ये सर आपको इस हिसाब से ध्यान रखना है। मोस्ट प्रोबेबली जून तक हम पहुंच जाएंगे, बट फिर भी अपन प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि लास्ट में कुछ क्लासेस हमें रिवीजन की भी रखनी है। अभी हेड कांस्टेबल आ रहा है
तो कुछ क्लासेस अपन रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। चलो, तो नोट्स के लिए सर ऐसा है, पीडीएफ नोट्स तो वैसे आपके पास रहेंगे ही, लेकिन मैं बिल्कुल इंकरेज नहीं करता हूँ कि आप इसको प्रिंट करा के अपना नोट्स बनाओ, ठीक है। नोट्स आपके हैंडमेड होने चाहिए, सबसे बेस्ट वही है। तो हैंडमेड नोट्स कैसे बनाए? देखो, उसका सीधा तरीका है कि आपको ब्लैंक पेपर्स ले लेने हैं, और जो भी मैं आपको क्लास में बताता जा रहा हूँ, ठीक है, लाइव क्लास आप अटेंड कर रहे हो, जो भी आप बताता जा रहा हूँ उसको आप शॉर्ट में लिख लो, ठीक है। ऐसा होता है क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम लोग करते हैं, क्वेश्चन आता है उसके रिलेटेड करंट अफेयर्स आता है, तो जो भी क्वेश्चन होगा उसके रिलेटेड कंटेंट आएगा। तो कंटेंट में जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं मेंशन करता जाता हूँ, इवन उसी पे डिस्कस करता हूँ। थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन भी रहते हैं, बट वो लंबी लंबी एक्सप्लेनेशन आपको नोट नहीं करनी है, छोटे छोटे फैक्ट होते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के एंड पे छोटे छोटे फैक्ट होते हैं, उनको मैं हाईलाइट भी करता हूँ, तो वो आपको अपने नोट्स में उतार देने हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है, आप कैटेगरी वाइज भी नोट्स बना सकते हो। कैटेगरी वाइज कैसे? जैसे कोई क्वेश्चन मान लो मिलिट्री एक्सरसाइज से आ गया, तो उसको एक मिलिट्री एक्सरसाइज की अलग शीट बना ली, उस पे मेंशन कर लिया। कोई क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ गया, तो स्पोर्ट्स की एक अलग शीट बना ली, उस पे मेंशन कर लिया। कोई क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर से आ गया, तो उसकी एक अलग शीट बना ली, उस पे मेंशन कर लिया। कोई क्वेश्चन मान लो आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स या रैंक्स एंड इंडाइसिस से आ गया, तो उसकी अलग शीट बना ली, उस पे मेंशन कर लिया। तो आप कैटेगरी वाइज डिवाइड करके भी बना सकते हो, अदरवाइज एक पूरी शीट ले लो, जो जो पॉइंट्स मैं बताता जाऊं उन पॉइंट्स को आपको नोट्स में लिखते चले जाना है, ठीक है। ये सबसे सटीक तरीका है आपको करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने का, ठीक है सर। बाकी पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल रहता है वो बस एक बार रीडिंग करने के लिए मैं देता हूँ थोड़ा बहुत, बाकी उसमें जो फैक्ट होते हैं वो आपको अपने एक्सट्रैक्ट करने होते हैं, ठीक है सर। तो ये हो गया नोट मेकिंग। बाकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, फेसबुक में भी लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब में भी वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। फिर भी दिक्कत हो रही है तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। फिर भी करंट अफेयर्स की आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिल पा रही है तो मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे 9990784642 पे, ठीक है। तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहां से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सर, अब यहां तक किसी का कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट है सर? डेक्स जी टेलीग्राम में भी हो जाएगा, और टेलीग्राम में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो टेलीग्राम में नहीं है ना, और मान लो मैंने व्हाट्सएप में भी शेयर कर दिया तो बाद में लोग ज्वाइन होते हैं, फिर वो दोबारा मांगते हैं, और एक पीडीएफ तो होती नहीं है। मैंने मान लो मई की दे दी, कुछ कहेंगे सर जनवरी को दे दो, तो ये चीजें तो कभी खत्म नहीं होने वाली है ना, इसीलिए लिंक प्रोवाइड कर दिया है। आप वीडियो करंट अफेयर्स अगर वीडियो देख रहे हो तभी तो आपको पीडीएफ चाहिए, तो डायरेक्ट आप वहां से क्या कहते हैं लिंक निकाल लो, लिंक दे रखी वहां से डाउनलोड कर लो। इवन नंबर दे रखा है सर, नहीं समझ में आ रहा है यहाँ व्हाट्सएप कर दो, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ठीक, चलिए, और किसी को कोई डाउट है सर? ठीक है सर, तो ये हो गई बेसिक बातें आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जो मैं हर महीने के स्टार्टिंग में डिस्कस करता हूँ। अब बीच बीच में जो भी आते जाएंगे अपन बोलते जाएंगे कि मई मंथ जहां से स्टार्ट हो रहा है करंट अफेयर्स का, उसका पहला वीडियो आप देख लीजिए, उसमें मैंने सारी बातें ये सब डिस्कस कर रखी है, ठीक है। ऑल राइट सर, चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मई 2024 स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करते हैं सर। आज का पहला क्वेश्चन, recently which of the following organization has received Navratna status from Ministry of Finance? बताइए सर, which of the following organization has received Navratna status from the Ministry of Finance? एक और ऑर्गेनाइजेशन थी, पीएसयू थी, अभी पिछले महीने की करंट अफेयर्स में अपन डिस्कस करके आए थे, उसे भी नवरत्न का स्टेटस मिल गया था। तो इनमें से कौन सी है वो? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बीईएमएल, या इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, या भारत कुकिंग कोल लिमिटेड? बताइए। देखो ये क्वेश्चन आएगा तो एज इट इज नोट्स में उतार लेना कि नवरत्न स्टेटस किसको मिला है। तो इसमें सर जो आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इज आईरिडा, ठीक है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी।
तो बस इतना लिख लेना, आयरेडा को क्या मिला है, नवरत्न कैटेगरी का स्टेटस। तो बस इतना नोट्स में जाएगा। बाकी आपकी जानकारी के लिए यहाँ मैंने मेंशन कर दिया, एक चीज ये लिख लेना, पीएसयूज जो होती हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रॉफिट दे अर्न। ठीक है, जो प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज होती है। एक हो गया सर आपका महारत्ना, सेकंड कैटेगरी होती है नवरत्ना, थर्ड कैटेगरी होती है मिनी रत्ना। अब ये सारी डिटेल्स बस एक बार आप पढ़ लेना है ना, इन सबको कॉपी नहीं करना, इन सबको लिखना नहीं है, ये सारी डिटेल्स बस आपके एक बार के पढ़ने के लिए हैं। बाकी ये जो 3 है, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, इसको सर ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, कल से मैं क्या करूंगा, ये जितना मई का होता जाएगा ना उतना मैं पीडीएफ आपका अपलोड कर दिया करूंगा। ठीक है, ताकि साथ ही साथ कई लोग चाहते हैं साथ ही साथ पीडीएफ मिले, तो जैसे पहले क्या अपन कर रहे थे, मंथ के कंप्लीट होने पे अपलोड कर रहे थे, अब साथ ही साथ अपलोड भी करते जाएंगे। एग्जाम का टाइम है, टाइम आपका मिस ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज क्लाइमेट रेजिलियंस फंड हैज बीन लॉन्च्ड टू रेज यूएसडी 100 million by which of the following year for protecting refugees and displaced communities from climate change impacts? बताइए सर। यूएनएचसीआर, United Nations High Commission for Refugees Climate Resilience Fund has been launched to raise 100 million US dollar by which of the following years for protecting refugees and displaced communities from climate change impacts? 2025, 2028, 2030, 2032। बताइए क्वेश्चन नंबर 2। एक यूएन की बॉडी है, यूएन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। ठीक है, उन्होंने एक फंड लॉन्च किया है, क्लाइमेट रेजिलियंस फंड, जिसमें वो 100 यूएस डॉलर अमाउंट रेज कर रहे हैं। तो उनका जो टारगेट है वो कब तक इसको रेज करने का है। देखो, ये जो नाम से आपको आइडिया लग रहा होगा, यूएन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, इनका पर्पस क्या है, जो भी लोग मिस डिस्प्लेस हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, रेफ्यूजी बन जाते हैं ना। रेफ्यूजी इंसान कब बनता है, जैसे मान लो किसी कंट्री में वॉर हो गई, तो लोग वो कंट्री छोड़ के जाने लगेंगे, तो उस कंट्री के जो लोग हैं जब दूसरे एरिया में जाते हैं तो वो रेफ्यूजी कहलाते हैं। या फिर एक क्लाइमेट चेंज एक बड़ा फैक्टर बन रहा है माइग्रेशन के लिए और रेफ्यूजीज के लिए, कि मान लो किसी एरिया में कुछ क्लाइमेट चेंज हो गया, वहां अब हैबिटेबल कंडीशंस नहीं रही, तो लोग वो जगह छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, तो वो दूसरी जगह क्या कहलाएंगे, रेफ्यूजीज कहलाएंगे। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रेफ्यूजीज हैं वो बढ़ रहे हैं, तो उन्हीं के देखभाल के लिए यूएन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज क्या है, फंड इकट्ठे करना है। ठीक है, फंड का नाम ही है क्लाइमेट रेजिलियंस फंड। तो उनका टारगेट है 100 मिलियन यूएस डॉलर इकट्ठा करना। तो कब तक वो इकट्ठा करने का टारगेट बनाया है, वो टारगेट बनाया सर 2025 तक उन्हें 100 यूएस डॉलर इकट्ठा करना, 100 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, अब देखो इसमें अमाउंट या ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन इसलिए उठाया थोड़ा सा यूएनएचसीआर के बारे में आपसे डिस्कस कर लो। यूएनएचसीआर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आती है तो पहला सवाल क्या होता है सर, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है ना, तो उसको कभी नहीं भूलना। तो यूएनएचसीआर का हेडक्वार्टर यहां लिखा है सर, वो कहां पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, है ना। तो इसका पर्पस क्या है, इट प्रोटेक्ट्स रेफ्यूजीज वर्ल्ड वाइड एंड फैसिलिटेट्स देयर रिटर्न होम और रीसेटलमेंट। तो एपीएसएसबी या एमसीक्यू तक की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप सिर्फ इतना याद रखो, यूएनएचसीआर उसका हेडक्वार्टर क्या है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। बाकी डिटेल में नहीं जाना है। अदरवाइज मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो एक बार ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना, यूएनएचसीआर के बारे में 2-4 पॉइंट, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, और इसको नोबेल प्राइज भी मिला था 1954 और 1981 में। ठीक है, 1954 और 1981 में इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है सर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है।
हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। ये हो गया सर आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3। 26th edition of World Energy Congress was held in Rotterdam, the Netherlands. It is co-hosted by which of the following organizations? Recently, 26th edition of World Energy Congress was held in Rotterdam, the Netherlands. It is co-hosted by which of the following organizations? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी या फिर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। चार में से करेक्ट ऑप्शन बताइए सर। Recently, 26th edition of World Energy Congress was held in Rotterdam. तो वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस किसने कंडक्ट करवाई है? हाँ जी, ए सी बताइए। तो डी छोड़ के मतलब सारे ऑप्शन लग रहे हैं, है ना? ए बी सी सारे लग रहे हैं। देखो एनर्जी से रिलेटेड बात हो रही है तो इकोनॉमिक फोरम के चांसेस तो वैसे ही कम है, तो तुक्का लगा ही रहे हो तो सर इकोनॉमिक फोरम क्यों लगा रहे हो? उससे बढ़िया तो डी लगा दो, जो भी ए लगा रहे हैं, अगर तुक्का लगा रहे हैं तुक्का ही लगा रहे हैं सर, क्योंकि ए आंसर है भी नहीं। करेक्ट आंसर की बात करें, इट इज वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस है किसने होस्ट करवाई? ये करवाई है सर आपका वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल ने। अब देख लेते हैं सर इस बार की जो वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस थी उसकी थीम क्या थी? रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट। एनर्जी रीडिजाइन करने का मतलब क्या है? एनर्जी रीडिजाइन करने का मतलब है कि अब हम एनर्जी के वो तरीके यूज करेंगे जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जो प्लैनेट फ्रेंडली हो। जैसे अभी तक हम लोग कोल वगैरह यूज कर रहे थे, उससे ग्रीन हाउस एमिशन एमिशन इस हद तक पहुंच चुका है कि जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है वो 1 डिग्री क्रॉस कर दिया है, और ऑलमोस्ट मान के चलो 1.5 डिग्री भी कर ही जाएगा। अब बस ये कोशिश है 2 डिग्री ना कर जाए। 2 डिग्री कर गया तो समझो मतलब डे ऑफ जजमेंट नजदीक है। तो इट इज को होस्टेड बाय वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल एंड नेदरलैंड मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड क्लाइमेट पॉलिसी, इन्होंने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कराया। ठीक है, चलिए अब वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल, मैंने हमेशा कहा है सर जब भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप देखोगे तो सबसे पहला सवाल आपके माइंड में क्या आना चाहिए? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, अब अलग से भी आप लिस्ट बना के याद कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन करंट अफेयर्स पढ़ने का फायदा यही होता है, इस तरह की जो चीजें जो बार बार अलग अलग जगह से याद करो उससे बेहतर है एक जगह में ही हम लोग उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल और ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन तो आपको कोई लंबी लिस्ट में मिलते भी नहीं है जल्दी, है ना? तो ये आपको इसी में मिलेंगे क्योंकि ये न्यूज में आ जाते हैं, न्यूज में आ जाते हैं तो अपन इसको यहाँ उठा लेते हैं। तो वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल का हेडक्वार्टर ध्यान रखेंगे सर कहां पर है? लंदन में। तो वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल हेडक्वार्टर कहां पर है? लंदन में है, इसको ध्यान रखिएगा। चलो तागिम जी आ गए, वालेकुम सलाम। और किसी को कोई डाउट है सर? क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट। तो वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस किसने कंडक्ट करवाया? इससे करवाया सर आपका वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल ने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। रिसेंटली IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पिछले महीने के करंट अफेयर्स में हमने IRDAI के बारे में काफी बातें करी थी। ठीक है, तो इसका एक्ट किस ईयर में पास हुआ है वो भी बताना जरा, जिन्होंने अप्रैल वाला करंट अफेयर्स करा है, मैंने 2 बार आई थिंक डिस्कस किया है डायरेक्टली। तो IRDAI ने एक पॉलिसी निकाली है बीमा विस्तार, an insurance product tailored for the rural communities of India. It is priced at how many rupees per policy? ठीक है, देखो ये IRDAI सरकारी संस्था है, तो इनका मेन काम होता है जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्हें रेगुलेट करना। साथ ही साथ IRDAI इस बात पे फोकस कर रहा है कि जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है वो देश भर में बढ़ाया जा सके।
मतलब अभी भी हमारे देश में एक बड़ा अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है जिसके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। और आज के वक्त में इंश्योरेंस पॉलिसी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपकी सोशल सिक्योरिटी मेंटेन करती है। मान लो किसी घर में किसी फैमिली में एक पर्सन है जो ब्रेड अर्नर है, जो मतलब अर्न करता है। अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जिससे उस पर्सन की डेथ हो गई, तो उस पर्सन की डेथ से तो सर सबसे बड़ा इंपैक्ट ये पड़ सकता है कि वो जो पूरी फैमिली है वो पॉवर्टी में आ जाएगी, क्योंकि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो खत्म हो गया। सोर्स ऑफ इनकम खत्म मतलब आप पॉवर्टी लाइन में आते चले जाओगे। तो अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं है, तो पॉवर्टी में जाने के चांसेस हमेशा आपके बने रहते हैं। वहीं अगर इंश्योरेंस होता, मान लो उस पर्सन का टर्म इंश्योरेंस होता, तो टर्म इंश्योरेंस क्लेम करके वो फैमिली को वो अमाउंट मिल जाता, तो उससे वो अपना कुछ टाइम स्पेंड कर लेते या अपना आने वाला जो वक्त है उस पैसे से गुजार सकते थे। ठीक है, तो बट उसकी जगह क्या अगर वो पॉलिसी या इंश्योरेंस नहीं है तो उसका नुकसान क्या होगा, पॉवर्टी में जाने के चांसेस हमेशा बनते रहेंगे। तो सरकार की कोशिश रहती है कि जो हमारी मीडियम क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है उसको भी इंश्योरेंस की फील्ड में लाया जाए, उनको भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिए जाए। जो अपर क्लास है, रिच क्लास है, वो तो इजीली आराम से सर जाते हैं किसी भी बड़ी प्राइवेट कंपनीज में, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका जो भी इंश्योरेंस है टोटल उसको परचेज कर लेते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज उनके प्रीमियम इतना हाई होते हैं कि नॉर्मल पर्सन उसको पे करना उसके लिए मुश्किल होता है। तो IRDAI ने प्लान किया कि सस्ते रेट पे इंश्योरेंस पॉलिसीज हम बनाएंगे, तो उसी का नाम रखा है बीमा विस्तार। तो पर पॉलिसी क्या अमाउंट रखा गया है ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है सर, बिल्कुल सर, IRDAI का जो एक्ट है वो 1999 का है। वो भी जी खत्म होने को तो नहीं, अभी स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन चल रहा है ना। तो इसका सर पर पॉलिसी प्राइसिंग क्या रखा है IRDAI ने, तो पर पॉलिसी जो सर प्राइस है वो है 1500। ठीक है, ये बीमा ट्रिनिटी जो बन रही है उसका पार्ट है। इसमें लाइफ कवर मिलेगा, हेल्थ कवर मिलेगा और प्रॉपर्टी कवर मिलेगा। क्या क्या फीचर्स हैं सर, 820 रुपए का लाइफ कवर है, 500 रुपए का हेल्थ कवर है और पर्सनल एक्सीडेंट कवर है 100 रुपए पे और प्रॉपर्टी कवर है 80 रुपए पे, मतलब टोटल 1500 रुपए पे करके, ठीक है, ये सारे आपको सिक्योरिटीज मिलेंगी। हेल्थ सिक्योरिटी है ना, एक्सीडेंटल सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी सिक्योरिटी, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। बाकी क्या क्या फीचर्स है वो आप आराम से इसको एक बार पढ़ सकते हो, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि पर्सनल एक्सीडेंट या प्रॉपर्टी के लॉस पे कितना मिलेगा, 2 लाख रुपया मिलेगा। हेल्थ पे कितना मिलेगा सर, 10 दिन के लिए 500 रुपए मिलेगा, मतलब 10 दिन के लिए 500 रुपए पर डे के हिसाब से, मतलब मैक्सिमम 5,000 रुपए अवेलेबल कराया जा सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं है फिर इसमें बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलते हो, प्रीमियम जिनके हाई होते हैं तो बेनिफिट भी ज्यादा होते हैं, बट इसमें बेनिफिट कम है बट प्रीमियम भी कम है इसका। ठीक है, तो ये आपका किसकी पॉलिसी है, बीमा विस्तार IRDAI ने लॉन्च की है। एक क्वेश्चन ऐसे भी डायरेक्ट बन सकता है कि जो बीमा विस्तार पॉलिसी है ये कौन लेके आया है, 4-5 कंपनियों के नाम दे देगा बट आपको पता होना चाहिए ये कौन लेके आया है सर, IRDAI लेके आया। इज दैट क्लियर और नॉट। इंश्योरेंस का सर कंसेप्ट समझ में आ रहा है, इंश्योरेंस की जरूरत क्यों है, आम आदमी को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट में लाना क्यों जरूरी है, ये बीमा विस्तार का क्या पर्पज है, ये बातें सर समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर कूदते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 5, recently which of the following has been named the ambassador of ICC Women's T20 World Cup Qualifier 2024? हाँ जी, who among the following has been named
द एम्बेसडर ऑफ आईसीसी विमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2024 कौन बना है सर? निदा दार, सना मीर, अनम अमीन या सादिया यूसुफ? चार ऑप्शन दिए, बताइए सर करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन नेम्ड द एम्बेसडर ऑफ आईसीसी विमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2024? ये देखो सर, आपका स्पोर्ट्स का सवाल है और स्पोर्ट्स के सवाल का वेटेज आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा देखा जाता है। अच्छा हाँ, किसी का क्वेश्चन था कि मिनिमम कितने आ रहे हैं, कोई फिक्स नहीं है सर, तो वो माइंड में मत लेके जाओ कि मिनिमम इतने आ ही रहे हैं। फिर भी जनरली 20% या अगर 25 है तो 5 मान के चलो स्पोर्ट्स के होंगे। करेक्ट आंसर इज सना मीर। ठीक है, तो ये जो आपका एम्बेसडर है किसको बनाया गया? सना मीर। सना मीर कहाँ से बिलोंग करती है? शी इज अ पाकिस्तानी लेजेंड। ठीक है, उन्होंने अपनी कंट्री को मतलब रिप्रेजेंट किया है 226 इंटरनेशनल्स में, तो ये नाम ध्यान रखिएगा एज एम्बेसडर। ठीक है, आते हैं सर अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज सेट टू लॉन्च Chang'e 6 mission, a robotic spacecraft aimed at collecting samples from the moon's far side? देखो ये क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछेगा कि Chang'e 6 मिशन ये किस कंट्री का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा तो ऑलमोस्ट इसी तरह से उठ के आ जाएगा, मिशन का नाम दे देगा और वो कंट्री पूछ लेगा। अब डिटेलिंग नहीं पूछेगा कि इसमें क्या गया था, क्या आया, क्या इससे रिजल्ट निकला, वो उसमें नहीं जाएगा। अगर हमारी कंट्री का होता तो एक बार चला भी जाता, लेकिन ये अगर दूसरी कंट्री का मिशन है तो उतना डिटेल में नहीं जाएगा। सिंपल सा इस मिशन का नाम देगा और वो पूछेगा बताइए जरा ये किस ऑर्गेनाइजेशन का है, किस कंट्री का है। हाँ जी सर, चैंगे 6 मिशन। चैंग से तो सर मतलब समझ जाते हैं, इट इज समहाउ सम चाइनीज वर्ड से रिलेट होता है, तो चैंगे 6 मिशन जो है ये किसका है सर? आपका चाइना का। ठीक है, ये चाइना का मिशन है। तो इसमें भी सर वो क्या है, जो मून की फार साइड है उस पर इन्होंने अपना एक स्पेस क्राफ्ट भेजा है, वो वहां से मून की सॉइल लाएगा। फर्स्ट ह्यूमन सैंपलिंग एंड रिटर्न मिशन फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये वही सॉइल लाएगा और सारी डिटेल ये आपका प्रोवाइड करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। सही होकर गलत हो गया, चलो किस्मत में ही नहीं था, कभी कभी किस्मत भी खिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ सर। क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली एक वैक्सीन का नाम दिया है mRNA 4157V940 वैक्सीन। इट वाज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज? ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, मेलानोमा या कार्सिनोमा? mRNA vaccine was in news, it is related to which of the following disease? ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, मेलानोमा, कार्सिनोमा? चार ऑप्शन दिए, करेक्ट आंसर बताइए। Recently, mRNA vaccine was in news. It is related to which of the following disease? Leukemia, lymphoma, melanoma, carcinoma? mRNA vaccine was in news. It is related to which of the following disease? Leukemia, lymphoma, melanoma, carcinoma? अरे सी, हाँ जी सी ही है, करेक्ट आंसर इज मेलानोमा। ठीक है, तो ये जो वैक्सीन थी मेलानोमा से रिलेटेड थी। यहाँ पे सर मेलानोमा एक डिसीज के बारे में बात कर लेते हैं। ये सर एक क्या है सर? इट इज द रेयरेस्ट एंड डेंजरस टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ स्किन कैंसर। देखो मेलान, मेला वर्ड, मेलान ये वर्ड मतलब आए तो समझ जाओ स्किन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये मेलानोमा इट इज अ टाइप ऑफ स्किन कैंसर। मेलानोसाइट्स, मेलानोसाइट्स ये स्किन सेल्स होती मेलानोसाइट्स। ठीक है, यही आपका मेलानिन प्रोड्यूस करती है। आपने सुना होगा मेलानिन से ही हमारी स्किन का कलर डिसाइड होता है। तो स्किन का डार्क कलर है तो इसका मतलब मेलानिन कंटेंट ज्यादा है। जिनकी स्किन में मेलानिन कंटेंट कम होगा
उनकी स्किन का कलर लाइट होता है, ठीक है। तो मेलानिन कंटेंट से ही स्किन का कलर डिसाइड होता है, और ये मेलानिन कौन प्रोड्यूस करता है? मेलानोसाइट्स ये सेल प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और इन्हीं सेल्स में ये आपका कैंसर प्रोड्यूस होता है, जिसका नाम है मेलानोमा। तो अगर आ जाए तो ध्यान रखिएगा, मेलानोमा इज अ टाइप ऑफ स्किन कैंसर। ऑलराइट, मूव करते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली, देखो हाँ ये कॉन्फ्रेंस के बारे में हमने बात करी भी थी पहले पिछले महीने करंट अफेयर्स में भी। सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप्स कॉन्फ्रेंस हैज बीन कंक्लूडेड इन भूटान। क्वेश्चन यही था कि कहां पर हुई है, तो आंसर था भूटान, ठीक है। अब उसके आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस हैज बीन कंक्लूडेड इन भूटान विद द अडॉप्शन ऑफ, मतलब एक स्टेटमेंट है उसे अडॉप्ट किया गया, उसी का नाम पूछ रहा है। थिम्पू स्टेटमेंट, पारो स्टेटमेंट, गैलुफू स्टेटमेंट या पुनाखा स्टेटमेंट। चार ऑप्शन है, बताइए सर। थिम्पू स्टेटमेंट, पारो स्टेटमेंट, गैलुफू स्टेटमेंट या फिर आपका पुनाखा स्टेटमेंट, चार में से क्या करेक्ट होगा? सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस हैज बीन कंक्लूडेड इन भूटान विद द अडॉप्शन ऑफ। हाँ जी सर, तुक्का लगाना बिल्कुल अलाउड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए जरा, थिम्पू स्टेटमेंट, पारो स्टेटमेंट, गैलिफू स्टेटमेंट, पुनाखा स्टेटमेंट, चार ऑप्शन है, करेक्ट आंसर क्या होगा? सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर एंड लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस हैज कंक्लूडेड इन भूटान विद द अडॉप्शन ऑफ। करेक्ट आंसर इज पारो स्टेटमेंट, ठीक है। द सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर एंड लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस held in Paro, Bhutan, concluded with the Paro statement committing to mobilize additional $1 billion over the next decade to conserve tigers and their landscapes, ठीक है। ये जो कंट्रीज है इसमें कौन कौन सी थी? आपका बांग्लादेश है, भूटान है, कंबोडिया है, चाइना है, इंडिया है, कजाकिस्तान है, मलेशिया है, नेपाल है, थाईलैंड है और आपका वियतनाम। साथ ही साथ जो टाइगर नंबर काउंट है, ठीक है, वो इंडिया में वो यहाँ पर मेंशन है। 2018 में कितना था, 22 में कितना आया, तो ये ध्यान रखिएगा 3682। और सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, स्टेट विद द हाईएस्ट टाइगर नंबर्स, तो वो आपको कोई पूछे तो बता देना मध्य प्रदेश, ठीक है। हाईएस्ट टाइगर नंबर वाला स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश है, ठीक है। और अगर कोई पूछे रिजर्व विद हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन, टाइगर रिजर्व जहां पे सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन हो, तो वो उत्तराखंड का है जिम कॉर्बेट, ठीक है। अगर स्टेट पूछे तो मध्य प्रदेश, टाइगर रिजर्व पूछे तो आप बता देना जिम कॉर्बेट, है ना। तो ये फैक्ट आपके बहुत आसानी से एग्जाम में बन सकते हैं। और 2022 में जो टाइगर पॉपुलेशन थी 3682, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये इस पूरी पिक्चर से 1 2 3 ये तीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत स्मूथली बनाए जा सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल इंक्रीज हुआ है। चलिए, तो ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड नवरत्न स्टेटस। अभी जैसे हम लोग ने आईरेडा के बारे में देखा था, तो इसी तरह से एक और कंपनी उस नवरत्न का स्टेटस मिला है। ये मतलब सर क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट इसी तरह से आ जाएंगे कि मतलब बताओ नवरत्न स्टेटस किसको मिला है ना। तो इसमें कुछ डिटेलिंग करनी है नहीं, तो ये हुडको का नाम ध्यान रखना। तो मई में दो कर ली सर हमने, आईरेडा पढ़ ली, दूसरी कौन सी आ गई? हुडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको भी नवरत्न का स्टेटस मिल गया है, ठीक है सर। चलिए, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सर, रिसेंटली इंडियन आर्मी एंड पुनीत बालन ग्रुप हैव कोलैबोरेटेड टू इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, ठीक है। इंडियन आर्मी एंड पुनीत बालन ग्रुप हैव कोलैबोरेटेड टू इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। देखो कोई भी चीज अगर इंडिया में पहली बार होती है ना तो वो आपके करंट अफेयर्स के नाम पे वैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे एक बार यूडीसी में पूछा था फर्स्ट लेबर म्यूजियम, वो करंट अफेयर्स में आया था तो उस पे क्वेश्चन उन्होंने बना दिया, फर्स्ट लेबर म्यूजियम कहाँ बना है। इसी तरह से ये चीज पहली बार हो रही है इंडिया में, अभी पहली बार एक कॉन्स्टिट्यूशन पार्क देखने को मिल रहा है। मतलब सर कॉन्स्टिट्यूशन पार्क का मतलब क्या है, पत्तों पे आर्टिकल लिखे होंगे। मुंबई तो नहीं है सर, और किसी को क्या लगता है क्या होगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्क सर आपका बन रहा है दैट इज इन पुणे, ठीक है। तो इस तरह से पार्क है, वहां पर जगह जगह पर आपको प्रियम्बल वगैरह संविधान की जो जानकारी है ना, आर्टिकल्स वगैरह जो है संविधान के, वो काइंड ऑफ एक म्यूजियम टाइप आप मान लो, संविधान के जितने भी आपके इम्पोर्ट वो जितने भी आर्टिकल्स वगैरह है वो इस तरह से लिखे हुए पार्क में मिल जाएंगे। उसी को क्या कह रहे हैं सर, आपका कॉन्स्टिट्यूशन पार्क। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है सर, तो आज इतना ही करेंगे। डेली डेली अराउंड 10 से 15 क्वेश्चन का अपना रहता है, तो थोड़ा थोड़ा अगर आप प्रैक्टिस करते हुए रेगुलर चलोगे तो आराम से आपका करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएगा, है ना। 10 आप मेरे साथ प्रिपेयर कर लो और 10 आप पिछले महीने के करते रहो, तो डेली अगर आप 20-20 क्वेश्चन कर लेते हो तो महीने में 30 दिन होते हैं, तो 600 क्वेश्चन कर लोगे आप। जबकि महीने में जबकि एक महीने के करंट अफेयर्स में से 100 क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो मतलब एक महीने में आप 6 महीने का करंट अफेयर्स करने की कैपेसिटी रखते हो। बट फिर भी मान के चलते हैं कि चलो सर सारे दिन तो आप करंट अफेयर्स नहीं करोगे, 20 भी दिन कर लेते हो तो एक महीने में 4 महीने का करंट अफेयर्स आप निपटा सकते हो, 100 के एवरेज पे लेके चलो। ठीक है सर, चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं। तो किसी को भी कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास में मैं जब आऊंगा तो लिंक में इसका पीडीएफ डाल दूंगा, तो जितना होता जाएगा उतना आपका पीडीएफ में अपलोड करते हुए चलेंगे। ठीक है सर, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।